1 जून 2001 नेपाली इतिहास का सबसे काला दिन। इस दिन कैसे एक राजकुमार ने अपने महाराजा पिता तथा अपनी महारानी माता के अलावा रॉयल सदस्य के 7 सदस्यों को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था और राजकुमार ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? नमस्कार दोस्तों, मैं शहजादे आलम। हम और आप इन्हीं सवालों के जवाब को इस वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। जब 1972 में महाराजा वीरेंद्र ने राजगद्दी संभाली तो उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की थी। हर नेपाली महीने के तीसरे शुक्रवार को रॉयल सदस्यों के बीच एक पार्टी का आयोजन होता था। ऐसा ही एक पार्टी 1 जून 2001 की शाम नेपाल नरेश के निवास स्थल नारायण हिती महल के त्रिभुवन सदन में रखी गई थी, जिसके होस्ट थे युवराज दीपेंद्र। युवराज दीपेंद्र कमीज और पतलून पहनकर अपने एडीसी मेजर बोहरा के साथ बिलियर्ड्स रूम में दाखिल हुए। उस समय तकरीबन शाम 6:45 हो रहा था। वहां उन्होंने कुछ देर मेजर बोहरा के साथ बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस की थी। पार्टी में सबसे पहले पहुंचने वाले थे महाराज वीरेंद्र के बहनोई और भारतीय रियासत सरगुजा के राजकुमार रहे महेश्वर कुमार सिंह। जब वो बिलियर्ड्स रूम के अंदर दाखिल हुए तो युवराज दीपेंद्र ने उनका स्वागत किया और उनसे पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे? इस पर उन्होंने जवाब दिया, फेमस ग्राउस। कुछ पलों के बाद महारानी ऐश्वर्य तथा महाराजा वीरेंद्र की बहनें राजकुमारी शोभा, शांति तथा शारदा पहुंची। शाम तकरीबन 7:40 पर युवराज दीपेंद्र के चचेरे भाई पारस अपनी मां राजकुमारी कोमल, बहन प्रेरणा तथा पत्नी हिमानी के साथ बिलियर्ड्स रूम में पहुंचते हैं। महाराजा वीरेंद्र को उस पार्टी में आने में देर हो गई थी क्योंकि वो एक पत्रिका के संपादक को इंटरव्यू दे रहे थे। किन्हें पता था कि ये इंटरव्यू उनके जीवन का आखिरी इंटरव्यू था। बहरहाल महाराजा की मां अपनी मर्सिडीज में पहुंचती हैं। उनके एक हाथ में पर्स तथा दूसरी हाथ में हाथ पंखा होता है और वो बिलियर्ड्स रूम से सटे एक छोटे से कमरे में सोफे पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर के बाद महाराजा वीरेंद्र बिलियर्ड्स रूम के अंदर दाखिल होते हैं। वो अपनी दफ्तर से बिलियर्ड्स रूम तक पैदल ही पहुंचे थे। उनका एडीसी सुंदर प्रताप राणा उन्हें दरवाजे तक छोड़कर चला गया। चूंकि यह एक निजी पार्टी थी और इसमें बाहरी लोगों को रहने की अनुमति नहीं थी, महाराजा वीरेंद्र सीधे अपनी मां के कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच लोगों ने देखा कि राजकुमार दीपेंद्र जैसे नशे में धुत हो गए हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और वो सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले वहां मौजूद मेहमानों ने आज तक युवराज दीपेंद्र को इतने नशे में नहीं देखा था। बहरहाल वहां रॉयल सदस्य के कुछ मेल सदस्यों ने युवराज दीपेंद्र को उठाकर उनके शयन कक्ष में ले गए और वहां उन्हें लिटा दिया। उन्होंने रूम की लाइट्स ऑफ की और वे वापस पार्टी में शामिल हो गए। जोनाथन ग्रेगसन अपनी किताब मैसेकर एट द पैलेस में लिखते हैं, अकेले रूम में छोड़ दिए जाने के बाद युवराज दीपेंद्र बाथरूम गए। वहां उन्होंने उल्टी की और फिर उन्होंने सैनिक वर्दी पहनी। उन्होंने अपने पसंदीदा 9mm पिस्टल तथा जर्मनी में निर्मित MP5 के सब मशीन गन तथा कोल्ट M16 राइफल उठाई और सीधे बिलियर्ड्स रूम की ओर चल पड़े। उस समय नेपाल नरेश बिलियर्ड्स रूम में आ गए थे। उनके हाथ में एक कोक का गिलास था क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें शराब पीने से मना किया था। युवराज दीपेंद्र अपने पिता की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे में भावना का कोई नामो निशान नहीं था।
फिर वो अपनी दाहिने हाथ से जर्मनी में निर्मित MP5 के सब मशीन गन का ट्रिगर दबाते हैं, जिसकी गोली छत पर जाकर लगती है। कुछ सेकेंड तक वहां मौजूद जो मेहमान थे, जो जहां खड़े थे वो वहीं खड़े रहते हैं, मानो युवराज दीपेंद्र कोई खेल खेल रहे थे और गलती से उनके हाथ से ट्रिगर दब गया था। शुरुआत में नेपाल नरेश चुपचाप बिलियर्ड्स के मेज के बगल में खड़े थे। फिर उन्होंने एक कदम युवराज दीपेंद्र की ओर बढ़ाया। युवराज दीपेंद्र ने बिना कोई शब्द कहे उन पर 3 गोलियां चलाई और फिर बिलियर्ड्स रूम से बाहर वो गार्डन की ओर चले गए। 3 सेकंड के बाद वहां मौजूद मेहमानों को एहसास हुआ कि युवराज दीपेंद्र की गोलियां महाराजा वीरेंद्र के दाहिने कंधे के में लगी है। महाराजा शॉक में थे और करीब करीब वो स्लो मोशन में गिर रहे थे। इसी बीच नेपाल नरेश के दामाद कैप्टन राजीव शाही ने अपना कोट उतारकर महाराज की गर्दन पर रखा ताकि बहते हुए खून को रोका जा सके। तब तक महाराज बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने राजीव को अपनी दूसरी चोट की ओर इशारा करते हुए कहा, राजीव, पेट में भी। महाराज के आखिरी शब्द नेपाली में थे, केगार देखो, जिसका मतलब होता है तुमने क्या कर दिया। तभी कमरे में युवराज दीपेंद्र वापस दाखिल होते हैं और अब उनकी हाथ में M16 राइफल थी। उनके चाचा बीच में हस्तक्षेप करना चाहते हैं और वे युवराज को रोकते हुए कहते हैं, बाबा अब बस बहुत हो गया, अपना गन मुझे दे दें। दीपेंद्र ने उनको करीब से गोली मारी और वे दूर जा गिरे। इसके बाद तो मानो दीपेंद्र का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा और वहां मौजूद हर शख्स पर वे गोली चलाने लगे। एक दृश्य के बारे में बात करते हुए उनकी बुआ कहती हैं, वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकती, जब दीपेंद्र ने अपने करीब करीब मरते हुए पिता को ठोकर मारकर देखा था कि वो जीवित हैं या मर चुके हैं। ये दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकती। इस दृश्य ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। नारायण हिटी महल के त्रिभुवन सदन में नेपाल नरेश के साथ शाही परिवार के 12 सदस्य या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। गोलीबारी 3 से 4 मिनट में शांत हो गई और फिर दीपेंद्र बाहर गार्डन में एक छोटे तालाब पर बने ब्रिज पर गए। वहां उन्होंने पागलों की तरह 2 से 3 बार चिल्लाया और फिर खुद को शूट कर लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल एडीसी की भूमिका पर खड़ा होता है। नेपाल की इस मुश्किल घड़ी में गोलीबारी की आवाज सुनने के बावजूद क्रैक कमांडो की ट्रेनिंग ले चुके एडीसी ने गोलीबारी की घटना स्थल पर जाने की कोशिश तक नहीं की। वे अपने कमरों में बैठे रहे। हालांकि अगर वे चाहते तो 10 सेकंड्स के अंदर वे बिलियर्ड्स रूम तक पहुंच सकते थे। बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन 4 एडीसी को बर्खास्त कर दिया गया। आखिर युवराज ने ये कदम क्यों उठाया? क्यों युवराज को अपने परिवार पर गोली चलानी पड़ी? इसके बारे में बात करते हुए उनकी बुआ केतकी बताती हैं कि वे एक लड़की के प्रेम में थे और वे उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ और उनकी दादी को ये पसंद नहीं था। युवराज को उतने पैसे खर्च करने के लिए नहीं मिलते थे जितना वो चाहते थे। इन सब बातों से युवराज परेशान चल रहे थे और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। महारानी ऐश्वर्य इस बात को भली भांति जानती थी कि वे युवराज को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने से नहीं रोक सकती। इसलिए उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी थी कि अगर वे अपने माता पिता की बात को नहीं मानते हैं तो उन्हें अपनी शाही पदवी से हाथ धोना पड़ सकता है।
इसका तात्पर्य हुआ कि वे अपने राजकुमार की गद्दी को उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। और मुझे लगता है इन्हीं सब कारणों से युवराज का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वे इतना बड़ा कदम उठा लिए। बहरहाल इन सब घटनाक्रम का नेपाल की जनता को कोई अता पता नहीं था। अगले दिन यानी 2 जून 2001 सुबह से ही नेपाल के रेडियो में शोक गीत प्रसारित किए जा रहे थे। 14 घंटे के बाद 2 जून 11 बजे दोपहर में रेडियो में ये ऐलान किया जाता है कि महाराज का देहांत हो गया। लेकिन उनका देहांत कैसे हुआ, इस बात को नहीं बताया गया। इन सब घटनाक्रम के 3 दिन के बाद महाराजा वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र को नेपाल का नया राजा घोषित किया जाता है। लेकिन इस घटना ने नेपाल की राजशाही को इतना झकझोर दिया था कि वो उससे कभी भी वापस उबर नहीं पाई और अंततः 2008 में नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता चुन लिया। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।